कक्षा है 7, पाठ संख्या है 19। आश्रम का अनुमानित व्यय, यानी आश्रम पर कितना व्यय खर्च होता था उसका अनुमान लगाया गया। मोहनदास करमचंद गांधी। इससे पहले हमने पाठ संख्या 18 है उसका अध्ययन किया, गृह कार्य किया, और आज हम पाठ संख्या 19 आश्रम का अनुमानित व्यय है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो गृह कार्य दिया जा रहा 1 से 18 पाठ तक पूर्ण हो चुका है और अब ये है 19 नंबर का पाठ। इसमें पाठ में जो क्या बताया गया है, पहले हम इसका पाठ का सार है वो देखते हैं। इस पाठ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से आने के बाद अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसी आश्रम के संबंध में उसके प्रारंभिक सदस्यों, सामान का विवरण आदि का यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पहले गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका यात्रा पर गए थे, उसके बाद में भारत में आए और भारत में अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम खोला और उस आश्रम के अंदर जो सदस्य रहते थे या जो कर्मचारी रहते थे उन पर जो कितना खर्च होता था, कितना व्यय होता था, उसका यहाँ लेखा जोखा दिया गया है। पहला प्रश्न कि हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे काम है जो लोग खुद नहीं करते और जो कारीगर होते हैं उनसे करवाते हैं। लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। लेकिन गांधी जी क्या करते थे, को जो कारीगरों के पास में जो हथियार होते थे यानी औजार होते थे उनको खुद खरीदना चाहते थे। क्यों? तो गांधी जी छेनी, हथौड़े, वसूले इत्यादि इसलिए खरीदना चाहते होंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुरूप काम मिल सके, लोग कुटीर उद्योग, लोहारीगिरी व बढ़ईगिरी को बढ़ावा दे सके तथा वे आत्मनिर्भर बनकर छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों का मोल रहता है। यानी गांधी जी की यह भावना थी कि सब लोग आत्मनिर्भर बन जाए, यानी अपना काम स्वयं करे, स्वावलंबी बन जाए, खुद का व्यवसाय करे और दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहे, इसलिए वो खरीदना चाहते होंगे। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाइए। यानी मान लीजिए उनको किसी को कोई भी है उसको बाल आश्रम खोलना है बच्चों के लिए, तो उस पर कितना आय व्यय खर्च होगा उसका बजट बनाना है, बजट तैयार करना है। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना कितना खर्च करना चाहेंगे, यानी अनुमानित जो बजट है या नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देख तो बाल आश्रम जिसमें लगभग 50 बालक होंगे, हम एक आश्रम खोलेंगे उसमें लगभग 50 बालक होंगे को ध्यान में रखते हुए 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में मकान, 2 रसोई, 3,000 पुस्तकों के लिए पुस्तकालय, अलमारियां चाहिए। इस बाल आश्रम का निर्माण प्रशिक्षित भवन कारीगरों के द्वारा किया जाएगा। इस बाल आश्रम में कौन कौन से काम या घरेलू सामान की आवश्यकता पड़ेगी, 5 पतीले चाहिए, 50 बालकों के लिए भोजन बनाने के योग्य 3 पानी भरने के पतीले, 4 मिट्टी के घड़े, 4 टिपाइयाँ, 1 बड़ी कढ़ाई, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के डब, 2 छलनियाँ, 2 करछा, 2 इमाम दस्ता, 5 झाड़ू, 15 कुर्सियाँ, 5 मेजें, 6 अलमारियाँ, 5 भारत के नक्शे, 60 बिस्तर, 1 माह का खाने पीने का अनुमानित व्यय 25,000 रुपया आदि रखेंगे। प्रश्न नंबर 3, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोना, खाट बुनना घर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते, इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए और सुनाइए। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें हम चाह करके भी नहीं सीख पाते, जैसे कॉपी बनाना, सिलाई करना, मेज कुर्सी बनाना,
टोकरी बनाना, कपड़े रंगना, चप्पल जूते ठीक करना। इन कामों को न सीख पाने का प्रमुख कारण यह है कि हम अपनी पढ़ाई पर ही विशेष रूप से ध्यान देते हैं और समय निकालकर स्वास्थ्य की दृष्टि से खेल कूद में भाग लेने के साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। इसलिए समय के अभाव इन कार्यों को सीखने के लिए नियमित अभ्यास नहीं कर सके। इसलिए जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाना, कंप्यूटर पर काम करना, बिजली सुधारना, टीवी सुधारना। आगे प्रश्न नंबर 4, इस अनुमानित बजट की गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों कार्य प्रणाली के संबंध में यह अनुमान लगा सकते हैं। अतिथि सत्कार, जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना, बेरोजगारों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझाना, कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, चरखे आदि के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से महत्व देना। इस प्रकार की कार्य प्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। इससे आगे जो प्रश्न हो जाएंगे कि बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे 6 और सोचकर लिखिए और समझिए कि उनका दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जलमग्न, जल में मगन। दानवीर, दान में वीर। उसके बाद में प्रश्न आते हैं कि गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब और कहाँ करनी चाहिए थी। तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से लौटने पर अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना करना चाहिए थी। आश्रम में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए सामान क्यों मंगवाया गया था। आश्रम में सामान इसलिए मंगवाया गया था ताकि लोग अपनी रुचि के अनुसार काम सीखकर आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी बजट क्यों बना रहे थे। गांधी जी बजट इसलिए बना रहे थे ताकि आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद आगे प्रश्न कि आश्रम में बैलगाड़ी की आवश्यकता क्यों थी। तो स्टेशन से आश्रम तक आने वाले मेहमानों में सामान लाने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता थी। उससे आगे प्रश्न है कि शिक्षण के लिए किस सामान की जरूरत थी। तो शिक्षण के लिए 5-6 देसी हथकरघों की जरूरत थी। आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के आधार पर हमें गांधी जी के बारे में क्या पता चलता है। तो इसी पाठ के आधार पर हमें पता चलता है कि वे कितनी सूझबूझ और तरीके से काम करते थे। अहमदाबाद में आश्रम स्थापना के संबंध में गांधी जी की क्या मांग थी। तो इसका उत्तर होगा कि अहमदाबाद में आश्रम स्थापना के संबंध में गांधी जी की मांग थी कि अहमदाबाद उन्हें पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो वे बाकी खर्च कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लेंगे। उसके बाद में आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका उत्तर होगा कि आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा हमें बहुत ही सोच समझ कर बना लेनी चाहिए, ताकि उस पर होने वाले अनुमानित खर्च के बारे में जाना जा सके। इसके साथ ही हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें कभी भी किसी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और अतिथि सत्कार के प्रति हमें दायित्व निर्वहन करना चाहिए। यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 19 आश्रम का अनुमानित व्यय, उसका गृह कार्य।